वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू ASK क्लासेस। लीजिए स्टूडेंट्स, फाइनली अब आपके सामने कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र के उन सभी क्वेश्चंस को टिक कराऊंगा जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। देखिए, हमारे और आपके सामने वर्ष 2023 का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। इस क्वेश्चन बैंक से सभी प्रश्न को टिक करा दूंगा जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन बस नहीं, फुल सोल्यूशन बताया जाएगा। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा में कितने पार्ट तक पूछा जाएगा। तो इसके लिए हमने अपने मोबाइल स्क्रीन में PDF निकाल लिया है कि सिलेबस क्या रहेगा अर्धवार्षिक परीक्षा का। तो सबसे पहले देख लो, यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 पूछा आएगा, चैप्टर नंबर 2 आएगा, फिर चैप्टर नंबर 3 आएगा, 4th आएगा, 5th आएगा, 6th आएगा, 7th आएगा, 8th आएगा और 9th आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 10, 11 और 12, मतलब 12 चैप्टर तक, परमाणु तक हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छा, अगर इसका PDF चाहिए, सिलेबस का PDF ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, जाइए जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए अब हम इसे साइड करते हैं और हमारा कंफर्म हो गया कि चैप्टर नंबर 12 तक आएगा। देखो, दिसंबर में आएगा जो सिलेबस है वो नहीं आएगा, नवंबर तक ही सिलेबस आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चैप्टर नंबर 12 मतलब परमाणु, तो हमारा कहीं ना कहीं इसमें पॉइंट 8 तक हमें पढ़ करके जाना है। ठीक, तो चलिए अब रेडी हो जाइए। सभी क्वेश्चंस को क्रमशः टिक कराऊंगा, उस क्वेश्चन को पढ़ लेना। डेफिनेटली जिस प्रकार से तुमने त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर के आए थे, ठीक उसी प्रकार से अब अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। सबसे पहले आपको आवेश का क्वांटीकरण जो टिक है उसे नहीं पढ़ना है, ये नहीं आएगा। जिसको अभी मैं आपके सामने बताऊं उसे पढ़ करके जाना है। प्रश्न क्रमांक 5, विद्युत संबंधी कूलॉम का नियम। इस प्रकार से चित्र बनाना और इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है कि किन्हीं दो बिंदुओं के आवेश के मध्य लगने वाला विद्युत वाहक बल का मान उसके परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कहते हैं विद्युत संबंधी कूलॉम का नियम। ठीक, फिर ये नियम के अनुसार ये बराबर ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपको लिख करके बता देना है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण, ठीक, केवल और केवल 2 गुण आपको पढ़ के जाना है। ये एक गुण हो गया और ये हुआ दूसरा गुण, बस इतना आपको करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तीसरा प्रश्न इस चैप्टर से देखना है, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। देखिए, एक ही चैप्टर से आपको बहुत सारे प्रश्न को टिक नहीं कराऊंगा, मतलब एक चैप्टर से समझिए 10 से 7 इतने प्रश्न टिक कराऊंगा और उसमें से आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स ये हुआ आपका तीसरा प्रश्न, इसे भी अच्छे से पढ़ करके जाना है। चलिए, बाकी इस चैप्टर से कोई भी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 2 नंबर का पूछा जाएगा वो रहेगा, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में पिछले कई सालों से लगातार पूछा है। तो इसका आंसर लिखेंगे, जब कोई 2 बिंदु आवेश जो परिणाम में बराबर तथा प्रकृति के विपरीत बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इसे ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले कई सालों से रिपीट हो रहा है, वो प्रश्न ये है कि सूखी बाल में कंघी करने पर कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करते हैं लेकिन बाल से मिले तो नहीं करते, ऐसा क्या रीजन है। तो सिंपल सा घर्षण के कारण ये सब होता है, बस। बाकी एक नजर में देख लेना, पिछले 4 सालों से हर साल ये पूछ रहा है, लेकिन 2 साल से प्रश्न पूछना बंद किया है, इसलिए ये प्रश्न आने का चांस कम है। 20% ही चांस है, क्योंकि 2 साल से नहीं पूछ रहा है और पहले बहुत पूछता था। हम लोग के टाइम पे प्रश्न फेवरेट क्वेश्चन होता था, इसलिए इसको ज्यादा अच्छे से नहीं करना है। फिर करना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। किसी बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर ये रहा। गारंटी देता हूं एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर विद्युत के अंतर्गत कूलॉम का नियम लिखिए। इस कूलॉम के नियम को अच्छे से पढ़ लेना, ये आपका अगला प्रश्न होता। कौन सा, 4 तक वहां बताया था, ये 5वां और ये हुआ आपका 6वां प्रश्न, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता था गॉस प्रमेय, पता है, लेकिन अब ये पूछना बंद कर दिया, इसलिए आपको प्रिपेयर नहीं करना है। चलिए भैया, बस इस चैप्टर से मैंने आपको 6 प्रश्न ही टिक कराया है एंड डेफिनेटली आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है विद्युत धारिता तथा विभव, यहां से कौन कौन से प्रश्न आएंगे इसको कवर कर लेते हैं। देखो, जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा टेलीग्राम पर।
टेलीग्राम पर डेली टेस्ट भेजते हैं, वहां पर आपको सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएंगे जो मोस्ट आईएमपी है। और डेफिनेटली त्रैमासिक परीक्षा में आपको पता है जो हम टेस्ट सीरीज चालू किए थे वहां से बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिला था, इसलिए आपको अर्धवार्षिक में कुछ ऐसे ही प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट 1 नंबर का प्रश्न पूछेगा, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट है, जिसके सभी विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। ये आपका पहला प्रश्न हुआ, इसको काउंट कर लो तुम, ठीक। ज्यादा नहीं, 7 से 10 प्रश्न, जितना बोला हूं उतना ही बताऊंगा, लेकिन आएगा, ऐसा नहीं कि कुछ ही बता दिए और आया नहीं। अरे तुम मिला लेना ना भाई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, धारिता की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत का माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है? इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना। ये हुआ आपका दूसरा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, लघु उत्तरीय 3 नंबर में कौन कौन सा बन सकता है? 3 नंबर में आपको देखना है, ये रहा भाई साहब तबाही वाला प्रश्न, हर साल पूछ रहा है, हर साल रिपीट हो रहा है। तीसरा नंबर, सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव के अनुप्रस्थ स्थिति में किसी विद्युत पर विभव शून्य होता है। इसे अच्छे से पढ़ लेना। ये आपका स्ट्रक्चर, ये आपका उत्तर यहां से लेकर के यहां तक आपको लिखना है, ठीक। तो आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये वाला तो बता ही दिया हूं समविभव प्रश्न, तो इसका अपन काउंट नहीं करेंगे। तो ये हमारा हुआ तीसरा प्रश्न, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां से और कोई प्रश्न बन रहा है क्या? नहीं। चलिए जी, बस भाई साहब 3 ही प्रश्न इस चैप्टर से रेडी करना था। अब बताओ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इकाई 2 विद्युत धारा, मतलब अध्याय 3 है। यहां से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे इसे भी समझ लेते हैं। चलिए, तो यहां से आपको देखना है पहला नंबर, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले उसकी हेडलाइट मंद हो जाती है, क्यों? देखिए होगी कि जब जब मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हो तो उसकी हेडलाइट सबसे पहले डिम होती है, फिर तेज होती है। तो क्या होता है, गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले स्टार्टर गाड़ी की बैटरी पर उच्च धारा लेता है, अतः बैटरी में विभव पतन आईआर बढ़ने से बैटरी की प्लेट के बीच संधारित्र काफी गिर जाती है, इस कारण से लाइट डिम हो जाती है। अरे सिंपल सा है, जब गाड़ी स्टार्ट करते हो तो एकदम अचानक उसको पावर चाहिए ना, हाई पावर, तो हाई पावर वो अपने साथ अट्रैक्ट कर लेता है, तो इस कारण विभवांतर में कमी आती है, इस कारण से लाइट डिम होती है। फिर जब बराबर में चलने लगता है तो फिर लाइट बढ़ी चलती है, ठीक। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखो, ओम का नियम किसे कहते हैं? तो 1828 में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक नियम लाया गया था जिसे कहते हैं ओम का नियम। बस इतना लिखना है, ध्यान रखना, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए ओम का नियम लाया गया था। अब देखो कितना आसान हो रहा है ना, मैं एक चीज समझा पढ़ा रहा हूं तो, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये हुआ हमारा दूसरा प्रश्न। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, वेट स्टीन संतुलन पहले ही पूछता था, लेकिन अब ये पूछना बंद किया, तो इस बार नहीं आएगा परीक्षा में, क्योंकि एनसीईआरटी का नया पैटर्न आ गया है। नेक्स्ट देखो, प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखो। ये आपका तीसरा प्रश्न है, 3 नंबर में पूछा जाएगा, पक्के के साथ पूछा जाएगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि ये पूछा जाएगा, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये देख लीजिए बेटा, पूरा का पूरा। चलिए साइड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस खत्म वहां पे। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर का, ये चौथा प्रश्न होगा, किरचॉफ का नियम बताओ और उसकी व्याख्या है। तो रॉबर्ट किरचॉफ ने 1842 में 2 नियम का प्रतिपादन किया था। पहला नियम जिसे संधि का नियम कहते हैं और द्वितीय नियम जिसे लूप का नियम कहते हैं। तो इस दोनों को अच्छे से पढ़ लेना है। किरचॉफ का पहला नियम, ये हुआ आपके सामने दूसरा नियम, गॉट इट। तो ये हुआ आपका चौथा प्रश्न। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ताप बढ़ने पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है? यह प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाएगा, देख लो यहाँ पे बाकायदे लिख दिया गया है 2 नंबर का। तो रहा चौथा प्रश्न कि ताप बढ़ने पर किसी की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ती है, ठीक है। ये हुआ, ये कभी कभी 1 नंबर पूछ लेता है कि ताप बढ़ने पर पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ती है घटती है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक। चलिए साइड करें, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहां से कोई भी प्रश्न नहीं बन रहा है, ठीक है। अब वाई बेग नहीं बन रहा है, कोई मतलब नहीं पढ़ के जाने से, टाइम वेस्ट नहीं करना, अपन को वही पढ़ना जो परीक्षा में आ रहा है, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। हाँ, ये प्रश्न पहले पूछता था बेटा 4 नंबर में कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन अब नहीं आ रहा, तो इसे भी छोड़ो। प्रतिरोध में अंतर नहीं आएगा। हाँ, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसे अच्छे से पढ़ लेना, ये तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा पूरा 6 बिंदु है, 6 नहीं आपको 4 पढ़ना है केवल, इस बात को ध्यान रखना। लो भैया, ये भी खत्म होता है, ठीक। मैं कितना बोला था, 7 से 10, डर गए रहे होगे, लेकिन उससे कम कम क्वेश्चन बता रहा हूं। आगे देखते हैं अध्याय 4, धारा के चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। यहां से कौन कौन सा प्रश्न बनेगा, इसे भी कवर करते हैं। सबसे पहले चुंबकीय संबंधी गॉस का नियम, छोटा सा नियम देख लो, गॉस का नियम, ठीक है, ये वाला देखना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के 2 गुण बताइए, इसे देखना है। मैं पहले भी टिक कराया हूं, लेकिन फिर से बता रहा हूं क्योंकि फिर से आया है, तो ठीक, ये 2 प्रश्न हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अरे भैया, मध्य प्रदेश का पसंदीदा प्रश्न, फेवरेट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और कहीं कहीं पूछता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम।
और दोनों सेम है, चाहे बायां हो चाहे दायां। आपको एक चीज पता होना चाहिए, ठीक, कि अंगूठा होता है जो बल की दिशा को दिखाता है। ये जो मिडिल वाला फिंगर होता है जिसे अनामिका कहते हो, उसे क्षेत्र की दिशा दिखाता है, और जो नीचे आता है वो धारा की दिशा दिखाता है। यही है इनके बाएं हाथ में और यही है इनके दाएं हाथ में। अरे यार, फ्लेमिंग ने बड़ा पागल बनाया, ठीक, एक बार ऐसे कर दिया, ऐसे हाथ तो ये सॉरी, एक बार ऐसे किया तो बाएं हो गया, एक बार ऐसे किया दाएं हो गया। अरे भैया, फ्लेमिंग इतना काहे पागल बनाते हो? और बाएं और दाएं दोनों पूछ लेता है कभी कभी, वैसे दो में से एक ही पूछता है, चाहे बाएं चाहे दाएं दे, लेकिन दोनों तुम देखना, कंपेयर करके पढ़ना, दोनों सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसे अच्छे से पढ़ लेना, दाएं और बाएं दोनों हाथ का नियम भाई। कोई भी हाथ पूछ लेगा और तुम भी कोई भी हाथ से लिख देना, पक्का अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा 3 प्रश्न हुआ। चलिए, धारा मापक की शुभग्रहता सब क्या समझते हैं? व्यंजक स्थापित कीजिए। नहीं पूछता, पहले का ही पूछता था यार, ठीक, तो हमें नहीं देखना है। अच्छा, विद्युत वाहक बल और चुंबकीय बल, सॉरी, विद्युत बल चुंबकीय बल नहीं पूछेगा इस बार पूछेगा आपके परीक्षा में अमीटर और वोल्टामीटर में अंतर। तो ये रहा आपका चौथा प्रश्न, ठीक है, अमीटर और वोल्टामीटर। इसे देख लो, पहला दूसरा तीसरा 4 पॉइंट मेंशन है, ये आपको पढ़ के जाना है। चलिए बेटा, साइड करते हैं। अच्छा, एक चीज बताऊं, ये संट का नियम ना पहले पूछता था, संट का नियम बताइए, ठीक, अब नहीं पूछता है, तो आप इसे स्किप कर दो। ये संट वंट पता नहीं क्या क्या देते रहता है ना। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, चल कुंडली धारा मापी की शुभग्रहता कैसे लाई सकती है? तो इसके लिए हमें देखना है अति लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। तो आओ देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आपका 5वां प्रश्न है, इसे टिक कर दो। तो प्रश्न नंबर 9 ये रहा भैया, शुभग्रहता कैसे बढ़ाएंगे, ये पूरा लिखा गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलिए साइड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे और कोई प्रश्न बन रहा है? हाँ भैया, इसके हम देख लो, बायो सावर्ट का नियम, प्लीज इसे देख लेना, पहले पूछता था, पिछले 2 साल से 3 साल से रिपीट नहीं हुआ ये प्रश्न, जब से पैटर्न चेंज हुआ है। इसीलिए बोलता हूं, पढ़ना नहीं है, रटना नहीं, केवल एक नजर ऐसे पढ़ना है कि सन 1820 में वैज्ञानिक फ्रांसीसी बायो सावर्ट ने चालक के निकट स्थित किसी बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए इस नियम का प्रतिपादन किया है, जिसे बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। लो, मैं ही बता दिया कि क्यों किया था। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करने के लिए, ध्यान रखना, सॉरी विद्युत नहीं, चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया था, जिसे बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। गॉट इट? कंप्लीट, लो, खत्म। नेक्स्ट आगे चैप्टर नंबर 5th से कौन कौन सा प्रश्न आएगा, इसे भी कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां से कोई, इस पेज से कोई प्रश्न नहीं बन रहा है, इस पेज से कोई प्रश्न नहीं बन रहा है, कोई प्रश्न ही नहीं बन रहा इस चैप्टर से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अध्याय 6 देख लो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। यहां से कौन कौन सा बनेगा, इसे भी कवर कर लेते हैं। हाँ भैया, पहला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो जब एक चुंबक व कुंडली के बीच अपेक्षित गति होती है, जिसमें कुंडली के बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, इसे अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। तो माइकल फैराडे जिसे दिया था, तो पहला दूसरा दोनों नियम अच्छे से कर लेना, ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक। तो 2 प्रश्न यहां से टिक कराया। तीसरा देख लो, स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व में अंतर। तो ये रहा स्वप्रेरकत्व, ये रहा अन्योन्य प्रेरकत्व। 4 आपको अच्छे से रीड करना है, चारों के चारों आपको अंतर लिख करके आना है। ये हुआ आपका तीसरा प्रश्न। ये रहा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, मैं वहीं पर बता दी, तो यहां पर इसे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व, अच्छे से इसका डेफिनेशन ही पढ़ लेना। कभी कभी ऐसे पूछता है कि स्वप्रेरकत्व क्या है बताइए, कभी कभी ऐसे पूछेगा अन्योन्य प्रेरकत्व क्या है बताइए, तो ये जो पहला डेफिनेशन आएगा ना, उसी से आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो यहां से 3 प्रश्न हो गए अभी। ये देखो, स्वप्रेरकत्व क्या है और इसकी प्रणालिका के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए, ये नहीं पूछेगा, मतलब बता रहा था आपको, समझा रहा था, ठीक है। तो यहां से कितने प्रश्न हुए बेटा? अभी तो हुए 3 प्रश्न। हाँ, डायनमो क्या है, इसके सिद्धांत के रचनाओं का भी बताना है, इस बार नहीं पूछेगा, लेकिन वार्षिक परीक्षा पार्ट बनेगा, अपन वार्षिक में देखेंगे, ठीक। अभी स्किप करते हैं, चलो 3 ही प्रश्न आएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो इसके लिए जल्द ही मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए, ठीक है, जो प्रत्यावर्ती धारा है, और उसके साथ हमें कवर करना है कहां तक, परमाणु तक ना, आगे कवर करना है। तो आगे तक कवर करेंगे नेक्स्ट जल्द ही सेकंड चैप्टर में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ, जिसमें कवर करेंगे हम आगे के क्वेश्चंस को, ओके। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में लिख करके जरूर बताना, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपको अपने यूट्यूब चैनल में देखने को मिले। वीडियो को एंड करता हूं, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चाहे पेपर हो चाहे आपको क्वेश्चन में हो, सबका पीडीएफ मिल जाएगा। इतना ही नहीं,
अगर आपने टेलीग्राम पर नहीं जुड़ा तो लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम पर जरूर जुड़ना। अगर कोई पेपर आता है, कुछ वायरल होता है, तुरंत टेलीग्राम पर खबर दी जाती है। ओके, बाय बाय।